नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो अपने अभी स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट, फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन क्या है देखिए। फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या है, किसी भी रफ सरफेस पर जब भी कोई बॉडी रिलेटिव मोशन में होती है, the force which opposes the relative motion of a body is known as friction. Okay, क्या है? on the rough surface a force along the contact surface which is opposes the relative motion of body with respect to contact surface is known as friction. देखो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हो सकता है मोशन को वो अपोज करे या ना करे। ओके, हो सकता है फ्रिक्शन के कारण भी मोशन हो रही हो, लेकिन रिलेटिव मोशन ऑलवेज क्या होगी, उसका अपोज करे। रिलेटिव मोशन का फोर्स ऑलवेज क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है ये आपके पास कोई एक ब्लॉक है ए, ये कोई दूसरा ब्लॉक है बी, ये v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। पहला कांटेक्ट किसके साथ है? ग्राउंड के साथ है। ये भी रफ सरफेस है और ये इनके बीच का सरफेस भी क्या है? रफ सरफेस है, राइट। फर्स्ट ए के दो कांटेक्ट है, वन इज विद ग्राउंड एंड सेकंड इज विद बी, और बी का एक कांटेक्ट सरफेस है विद ए। अपन कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी आप क्या लिख सकते हैं? वी ए जी, जी मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 है। मान लीजिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो v1 आई कैप लिख सकते हैं। ये मान लो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट क्या है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू v2 आई कैप। और नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या लिखोगे? वी ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? v1 माइनस v2 आई कैप। ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखूं तो आप लिख सकते हैं वी बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी ए बी वेक्टर होता है। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, आपने रिलेटिव के अंदर ये डिस्कस किया था। क्लियर? अब यहां देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? v1 आई कैप है। आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड है, राइट। आप कह सकते हैं ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट रिलेटिव मोशन की तरह फॉरवर्ड। आपको पता है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो उसका अपोज करेगा। तो आप कह सकते हैं फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, इसका अपोज करेगा। तो अपोज कब होगा? जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मोशन रिलेटिव, किसके रिलेटिव? ग्राउंड के रिलेटिव। द मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कंटेक्ट कौन है? ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट उसकी वेलोसिटी क्या थी? v1 आई कैप फॉरवर्ड थी।
तो ग्राउंड के कारण उस पर फोर्स जो होगा तो फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड किधर हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस केस में मान लो मेरे पास V1 ग्रेटर देन है V2, V1 ग्रेटर देन है V2, तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। दूसरा A का कांटेक्ट सरफेस कौन है, B। पहला कौन था, ग्राउंड, दूसरा कौन है, B। तो B के रेस्पेक्ट उसकी वेलोसिटी क्या है आपके पास, V1 माइनस V2 आई कैप। आपको पता है V1 ग्रेटर देन V2 है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड। तो आपके पास कह सकते हैं फ्रिक्शन ऑन A ड्यू टू B किधर हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास A था जिसकी वेलोसिटी आगे को थी, रिलेटिव चाहे वो B के कारण है चाहे वो A के कारण। नीचे क्या है, ग्राउंड के कारण, ऊपर क्या है, B के कारण। दोनों ही क्या है, फॉरवर्ड है, तो इन दोनों के कारण फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। ग्राउंड के कारण फ्रिक्शन F1 बैकवर्ड होगा, B के कारण फ्रिक्शन F2 भी क्या होगा, बैकवर्ड होगा। क्लियर। अब ऐसे ही अगर अपन कहें कि वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A माइनस VAB होती है, AB आपके पास यहाँ पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब किधर आएगी, कहने का मतलब B की वेलोसिटी A की वैसे B की वेलोसिटी किधर है, फॉरवर्ड है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी किधर होगी, कब, व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2, किधर होगी, वो बैकवर्ड होगी। और जब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बैकवर्ड है तो मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ने उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करना है। इसका मतलब ये B था आपके पास, वेलोसिटी आगे को थी लेकिन रिलेटिव किधर थी, बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। जितना फ्रिक्शन B ने A पर लगाया है उतना ही A B पर, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, तो इसका मतलब F2 किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। मेरी बात क्लियर। तो क्या कंसेप्ट है इसका, फ्रिक्शन क्या है, इट इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अब देखो इस बॉडी की मोशन किधर है, फॉरवर्ड, बट रिलेटिव मोशन किधर है, बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड। फ्रिक्शन मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। जिस कंटेक्ट पर देख रहे हैं उस कंटेक्ट के कारण जो रिलेटिव मोशन है उसके ऑलवेज क्या रहेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन उसकी इंडिविजुअल मोशन की बात करें, ग्राउंड के रेस्पेक्ट जो भी मोशन है उसकी अलोंग भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर। इसी में दूसरा कंसेप्ट बन जाता, इफ V1 लेस देन V2 हो जाता, जब V1 छोटा होता तो ये क्या आता, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बैकवर्ड आता, तो यहां फ्रिक्शन किधर लगता, फॉरवर्ड। तो उस केस में मैं डायरेक्ट डायग्राम बना देता हूं। ये मेरे पास V1 था, ये फ्रिक्शन तो बैकवर्ड ही रहना था ग्राउंड के रेस्पेक्ट, लेकिन VAB कब, व्हेन V1 इज लेस देन V2। ये क्या था, व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2। सेकंड केस है व्हेन V1 इज लेस देन V2, देन द रिलेटिव मोशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B ये पॉजिटिव आई है, तब ये क्या आ जाती, नेगेटिव। क्यों, जब V2 बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आती, मतलब बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर आ जाता, बैकवर्ड की बजाय फॉरवर्ड आ जाता, तो ये क्या होता आपके पास, F2 होता। किस कंडीशन में, व्हेन V1 इज लेस देन V2। ये किस कंडीशन में है, व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2। और ऐसे ही B की बात करेंगे, वेलोसिटी आगे को थी, तो अगर AB नेगेटिव हो जाता तो BA क्या हो जाता, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड, तो उस केस में B पर फ्रिक्शन किधर हो जाता, बैकवर्ड, तो ये फ्रिक्शन ऐसे आ जाता। ये कब आते दोनों केस, ये कब है दोनों केस, व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2, और ये कब आते, व्हेन V1 इज लेस देन V2। मेरी बात क्लियर। दोनों ही केसेस में वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉरवर्ड ही रहनी थी, ग्राउंड के कारण फ्रिक्शन क्या रहेगा, F1 दोनों केसेस में बैकवर्ड रहेगा, किसके, V1 के। मेरी बात क्लियर।
तो आपके पास जब भी फ्रिक्शन आएगा उस केस में आपने ये ध्यान रखना है कि उसकी रिलेटिव मोशन कहाँ है, ओके। और ये ऑलवेज क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और दूसरी बात, ये ऑलवेज क्या होता है, रफ सरफेसेस पर एक्ट होता है। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहां से आप फ्रिक्शन को अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे तो हम मेनली दो टाइप का पढ़ते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। उससे पहले देखिए, एक पॉइंट है आपके पास, फ्रिक्शन के टाइप पढ़ने से पहले देखिए, आपके पास पूछ लेता है कि फ्रिक्शन होता क्यों है। थ्योरेटिकल पॉइंट आ जाता है कि फ्रिक्शन का रीजन क्या है। फ्रिक्शन कॉल्ड वेल्डिंग रीजन होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस होते हैं, जो दो बॉडी के आपस में एडेसिव फोर्स होते हैं, इस तरह से वहां पर कुछ इस तरह से बनता है। ये पहली बॉडी है, इसके अंदर ये दूसरी बॉडी आती है, ओके। इनको कॉल्ड वेल्डिंग कहते हैं। इस तरह से एक दूसरे के अंदर अटैच हो जाते हैं, ओके। तो ये क्या, कॉल्ड वेल्डिंग। ये किसके कारण होती है, एडेसिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण होती है, ओके। यहाँ इसे एक वर्ड देते हैं, कॉल्ड वेल्डिंग, ओके। तो इसका रीजन क्या होता है, इन फोर्सेस का रीजन होता है एडेसिव फोर्सेस। और सेकंड बात करें, इंटरमोलिकुलर, एडेसिव फोर्स आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओके। यहां से मैं फ्रिक्शन के टाइप की बात करूं तो फ्रिक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट। फ्रिक्शन दो कैटेगरी कौन कौन सी है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसमें बॉडी ऑलवेज कहाँ रहती है, रेस्ट में रहती है। और इसमें बॉडी ऑलवेज कहाँ होती है, मोशन में होती है। रिलेटिव मोशन होगी या रिलेटिवली रेस्ट होगा। मेरी बात क्लियर। बॉडी मूव हो सकता है, दोनों कर रही हो, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो बॉल है, दोनों की वेलोसिटी वी है, तो यहां आप क्या कहोगे, रिलेटिव रेस्ट है। यहां पर क्या है, रिलेटिव रेस्ट है। और रिलेटिव रेस्ट है तो यहां का जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कैसा होगा, यहां का फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। और अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही थी और v1 नॉट इक्वल टू v2, तो यहां एक रिलेटिव मोशन होगी, यहां रिलेटिव मोशन होगी। और उस रिलेटिव मोशन के कारण फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज μSN होती है। ये किसी भी बॉडी पर लगने वाले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। यहां μS क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और N क्या है आपके पास, कांटेक्ट सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स नॉर्मल रिएक्शन को mg ही मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन mg हो, ओके। कई केसेस में ऐसा भी आ जाता है, आप कोई बॉडी पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वही उसकी नॉर्मल रिएक्शन हो। मेरी बात क्लियर। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्लाइडिंग होता है, जिसे आप नॉर्मल काइनेटिक ही बोल देते हैं। एक रोलिंग होता है। स्लाइडिंग में जब बॉडी किसी सरफेस पर स्लाइड होती है, स्लाइडिंग मोशन करती है, स्लिप होती है, उस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसे नॉर्मली काइनेटिक ही बोल देते हैं। म्यू के एन होता है, या म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग, जब बॉडी रोलिंग मोशन में होती है तो म्यू आर एन होता है। म्यू आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग मोशन। और यहां पर आप कह सकते हैं म्यू एस सबसे ज्यादा होता है, म्यू के उससे कम होता है और म्यू आर उससे भी
कम होता है, लेकिन ईच क्या होता है, लेस देन 1 होता है। म्यू एस की वैल्यू भी लेस देन 1, डेफिनेटली ये भी लेस देन 1 और ये भी लेस देन 1 होगी। मेरी बात क्लियर? ये कुछ फ्रिक्शन को डिवाइड किया गया, दो टाइप का होता है। अगर बॉडी रिलेटिवली रेस्ट में हो, देखो बॉडी दोनों मूव कर रही है, बट रिलेटिव मोशन क्या है, यहाँ रेस्ट है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम। रिलेटिव रेस्ट होने के कारण इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड एन इज नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, जब बॉडी के अंदर रिलेटिव मोशन होगी उस केस में फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक स्लाइडिंग होता है, एक रोलिंग होता है। स्लाइड कर रही है तो म्यू के इक्वल टू एफ के इक्वल टू म्यू के एन होता है, और रोलिंग में एफ आर इक्वल टू म्यू आर एन होगा। मेरी बात क्लियर? अब देखिए आपको पता कैसे लगे कि यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक है या स्टैटिक है। यहां एक तो फोर्स के बिहाफ पर अपन देख सकते हैं, और दूसरा बॉडी की एक्चुअल मोशन के बिहाफ पर। कई बार बॉडी मोशन नहीं कर रही होती, रेस्ट में होती है, तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक। लेकिन किस डायरेक्शन में है, कैसे है, उसका हम कैसे पता करेंगे। देखिए आपके पास एक फोर्स आता है जिसे हम एक्सटर्नल कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, यहां जो मैं ले रहा हूं इस टर्म को याद रख लेना। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू बॉडी हैव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। जरूरी नहीं है बॉडी मोशन कर रही है, लेकिन उसकी मोशन की संभावना रहती है, टेंडेंसी है उसकी कि बॉडी किसी डायरेक्शन में मोशन कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई बॉडी है, इस पर एफ फोर्स लगा, राइट, तो इसके कारण बॉडी मूव करेगी, इधर कर नहीं रही लेकिन कभी तो करेगी। मेरी बात क्लियर? तो ये क्या है, हो सकता है ना भी करे, लेकिन हमें लग रहा है अगर हम खींच रहे हैं, आप किसी को अपनी ओर पकड़ कर खींच रहे हैं, वो नहीं भी मूव कर रहा है, लेकिन खींच इसलिए रहे कि वो मूव कर जाए, उसकी मोशन के लिए कर रहे हैं, तो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होगी, इधर को होगी। ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन डेफिनेटली इसका अपोज करेगा, और किधर करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहां ये फ्रिक्शन होगा। ओके, सेकंड देखिए, मान लीजिए ये रहा कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो इसके मोशन की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां क्या होगा, एफ कॉस थीटा। मेरी बात क्लियर? फॉर एग्जांपल बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर खड़ पड़ी है, मूव नहीं कर रही, लेकिन इसके mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, ये नॉर्मल हुआ, ये थीटा हुआ, ये आपके पास क्या है, mg cos थीटा, और ये क्या है, mg। तो यहां मोशन की टेंडेंसी किसके कारण है, mg sin थीटा इसको नीचे मूव करा सकता है। मेरी बात क्लियर? ऐसे देखिए, एक ये मान लो वॉल है, यहां कोई ब्लॉक है, आपने कोई फोर्स F अप्लाई किया है जिसके कारण इस पर नॉर्मल लगा, लेकिन बॉडी अगर नीचे मूव करेगी तो किसके कारण करेगी, इस वेट mg। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन किसके कारण है, mg के कारण। मेरी बात क्लियर? तो आप कह सकते हैं ये f cos थीटा, ये mg sin थीटा, और ये mg, जितने मैंने राउंड किए हैं, f cos थीटा, नॉट f cos थीटा, हियर mg sin थीटा, यहां mg, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ये सब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू बॉडी हैव मोशन और हैव द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज नॉन एज एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरे द्वारा बताया गया। यहाँ हो सकता है इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हो। ओके, तो अपने द्वारा एक्सप्लेन किया गया क्या है कि हमें एक्सटर्नल किसको अज्यूम करना है, एक्सटर्नल उसको लेना है जिसके कारण बॉडी की मोशन हो रही है, जब बॉडी हैव ए टेंडेंसी ऑफ मोशन। वो एफ अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है, इट मे बी ए कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, ओके, इट मे बी ए कंपोनेंट ऑफ वेट, इट मे बी ऑफ टोटल वेट, नॉट अप्लाइड। अप्लाइड क्या है यहाँ, एफ, लेकिन अप्लाइड एफ एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल कौन है, mg। हम एक्सटर्नल किसे ले रहे हैं, यहाँ बाहर से अप्लाइड फोर्स एफ था, जिसे अब तक हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से अप्लाई किया है, लेकिन हम यहाँ एक्सटर्नल किसे ले रहे हैं,
जिसके कारण बॉडी की मोशन होगी। यहाँ किसके कारण मोशन होगी? ये वॉल है, इधर अगर आप किसी बॉडी को यहाँ रखते हैं तो बॉडी अगर नीचे आती है तो किसके कारण आ रही है? आप तो इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे परपेंडिकुलर फोर्स लगाकर, लेकिन ये अपने आप नहीं आ रही, इसका वेट नीचे को ला रहा है। मेरी बात क्लियर? तो उस केस में आप उससे क्या लेंगे? एक्सटर्नल फोर्स लेंगे। अब इस एक्सटर्नल फोर्स के बिहाफ पर हम फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? यहां देखिए, अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आपको गिवन है, पता है, उस केस में एक्सटर्नल फोर्स अगर लेस देन आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग क्या था? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। और अगर आपके पास अप्लाइड जो फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? ए फोर्स ड्यू टू विच बॉडी हैव ए टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर ये फोर्स एक्सटर्नल लेस देन या इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स है, लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स है, देन आप कह सकते हैं फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। ये कंडीशन है, याद रखना, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल होगा किसके? एक्सटर्नल फोर्स के। मेरी बात क्लियर? एक्सटर्नल फोर्स के ऑलवेज इक्वल होगा, और एक्सटर्नल ऑलवेज क्या है? लेस देन एफएल है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल और लेस देन होगा किसके? लिमिटिंग के। इसका मतलब एक्सटर्नल सॉरी स्टैटिक ऑलवेज इक्वल और लेस देन होगा किसके? म्यू एस एन के। मेरी बात क्लियर? कंसेप्ट क्या है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग, विच वन एक्सटर्नल? ड्यू टू विच बॉडी हैव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन, जैसे एफ कॉस थीटा, जैसे एम जी साइन थीटा, जैसे एम जी, ऑल क्या है? ये एक्सटर्नल है। If these external force is less than or equal to limiting force, then friction will be static, and static friction is always equal to external force. Okay? तो आप कह सकते हैं एक्सटर्नल की जगह स्टैटिक रखेंगे तो स्टैटिक ऑलवेज इक्वल और लेस देन लिमिटिंग होगा, स्टैटिक ऑलवेज इक्वल और लेस देन म्यू एस एन होगा। तभी हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों? मान लो किसी बॉडी के लिए 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, आपने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन क्या लगा? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हुआ? 1 न्यूटन के, क्योंकि ऑलवेज कहां होगा? आपके पास ये कोई बॉडी है, इस पर आप एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट, और यहां पर आपके पास लिमिटिंग मान लो 6 न्यूटन है। एफ जब तक इससे कम होगा, मतलब f इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग, मतलब f इज लेस देन और इक्वल टू 6 न्यूटन होगा, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा? स्टैटिक रहेगा। और स्टैटिक ऑलवेज एक्सटर्नल के इक्वल होगा, मतलब f के इक्वल होगा। मेरी बात क्लियर? अब आप मान लो f अप्लाई कर रहे हैं 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज लेस देन 6 न्यूटन ना, देन फ्रिक्शन विल बी 1 न्यूटन। आप मान लो f अप्लाई कर रहे हैं 2 न्यूटन, 2 न्यूटन इज लेस देन 6 न्यूटन ना, तो फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, एंड स्टैटिक इज इक्वल टू 2 न्यूटन। आप मान लो F इक्वल टू 4 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया? 4 न्यूटन। आप मान लो F इक्वल टू 6 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया? When you change external force from 1 to 6 Newton, then static friction also change from 1 to 6 Newton. It means static friction is self-adjusting force. External के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ओके। और इस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या रहता है? 0 रहता है, बिकॉज जितना फॉरवर्ड फोर्स होगा उतना ही क्या रहेगा? बैकवर्ड। ये कब तक रहेगा? जब तक एक्सटर्नल इक्वल नहीं हो जाता किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। मेरी बात क्लियर? तो पहला केस क्या था आपके पास? व्हेन एक्सटर्नल इज इक्वल और लेस देन लिमिटिंग, देन फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, एंड स्टैटिक इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल की जगह मैं स्टैटिक रखता हूं तो स्टैटिक इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन लिमिटिंग, और लिमिटिंग को आप म्यू एस एन लेते हैं। ये एक तरह से क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मेरी बात क्लियर? अब सेकंड केस देखिए, अगर आपके पास ये एक्सटर्नल ग्रेटर देन लिमिटिंग हो जाए, इफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन व्हाट हैपन?
मान लीजिए एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट, देन क्या होगा, देन फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, और काइनेटिक ऑलवेज इक्वल होता है म्यू के एन, जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। यहां स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, वेरी विद एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल बढ़ रहा था, स्टैटिक भी इंक्रीज हो रहा था, बट काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, म्यू के एन के इक्वल होगा। मेरी बात क्लियर। इस केस में क्या होगा, बॉडी पर ये एक्सटर्नल फोर्स था, पीछे को बॉडी पर क्या लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी एक्सेलरेट होगी, तो आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स माइनस एफ के। तो ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल माइनस म्यू के एन बाय, तो ये बॉडी का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा, जो नॉन जीरो होगा। मेरी बात क्लियर। तो आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। किसी भी बॉडी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग विच इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एस एन, एन नॉर्मल इरेक्शन एट द कंटैक्ट सरफेस विच मे बी इक्वल टू एम जी और मे बी अनदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए कंपोनेंट ऑफ एम जी भी हो सकती है। सेकेंड देखिए, एक्सटर्नल फोर्स हम उसे लेते हैं ड्यू टू विच बॉडी हैव मोशन और हैव ए टेंडेंसी ऑफ मोशन, which is known as this force is known as external force. Okay, if external is less than or equal to limiting friction, then friction will be static, and static friction is always equal to external force. Okay, this static friction is self-adjusting force, because when external increases, then static is also increases till external become equal to limiting friction, or when external is greater than limiting, then friction will be kinetic friction, and kinetic friction is always constant, which is equal to mu k n. In this case body accelerate in the direction of external force. Clear? अब देखिए, अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस की यहाँ से बात करें, सिंपल से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा आपको। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के लिए आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है। देखिए, अधिकतर और दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है। कई बार आपको काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों का कोएफिशिएंट सेम दे देते हैं, और सेम दे देते हैं उस केस में आपने दोनों की वैल्यू सेम ही लेनी है। ए की वैल्यू दी है, इसका मतलब उसने दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है। ओके, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपके पास एक ब्लॉक है M 2 kg, जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है F। यहाँ पर कोएफिशिएंट दे रखा है म्यू एस इक्वल टू 0.6 एंड म्यू के इक्वल टू 0.5। ये आपके पास फोर्स दिया है 6T। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स and acceleration of block at number 1 t equal to 1 second, number 2 t equal to 2 second, number 3 t equal to 3 second and number 4 t equal to 4 second। और क्या है, also draw the graph between F एंड फ्रिक्शन फोर्स। F क्या है, अप्लाइड फोर्स। तीसरा क्या है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है। देखिए, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस एक ही क्वेश्चन से। आपके पास कोई ब्लॉक दिया है, उस पर आपको फोर्स दिया है विच इज टाइम वेरिएबल फोर्स है, ओके, विच वेरी विद टाइम। तो आपके पास मान लीजिए इस ब्लॉक की बात करें तो इस पर नॉर्मल क्या होगा, इस पर नीचे को इसका वेट लगेगा 2g मतलब 20 न्यूटन, ऊपर को नॉर्मल इरेक्शन n हो। आप कह सकते हैं n इक्वल टू 20 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन? आप यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, क्या होता है, म्यू एस एन होता है, और म्यू एस आपके पास कितना है 0.6 इंटू 20 इक्वल टू 12
ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्सटर्नल का काम आपके पास अप्लाइड फोर्स ही कर रहा है, जो कितना है 6T। अब देखिए T इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल क्या आ गया मेरे पास, T इंटू 1 तो 6 न्यूटन आ गया। और आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्सटर्नल इज लेस देन है किससे, लिमिटिंग से। व्हेन एक्सटर्नल 6 न्यूटन, लिमिटिंग इज 12 न्यूटन, तो ये लेस देन हो गया। इस केस में आप कह सकते हैं फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। और स्टैटिक इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कितना है 6 न्यूटन, तो आप लिख सकते हैं 6 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन 6 न्यूटन, फॉरवर्ड फोर्स भी 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन विल बी, और बॉडी रिमेन स्टेशनरी। ओके। सेकंड देखिए, अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल होगा 6 इंटू 2 12 न्यूटन। ओके। इस केस में आप कह सकते हैं एक्सटर्नल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या है, लिमिटिंग। और उस केस में भी आप कह सकते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक होता है। और स्टैटिक कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल के इक्वल, मतलब 12 न्यूटन। और अगर एक्सटर्नल आपके पास 12 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन विल बी 0। मेरी बात क्लियर। इन दिस केस आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड केस। अगर आप टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड करते हैं, अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड, देन अपन एक्सटर्नल क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 न्यूटन हो, 18 न्यूटन। मेरी बात क्लियर। उस केस में आप कह सकते हैं एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग कितना है, 12 न्यूटन है। ओके। उस केस में हम कह सकते हैं फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, और काइनेटिक कितना हो गया, म्यू के एन। तो आप कह सकते हैं F इक्वल टू म्यू के कितना है 0.5, और n आपके पास कितना है, N20 है, तो आप लिख सकते हैं कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। क्यों, बिकॉज एक्सटर्नल ग्रेटर देन हो गया लिमिटिंग से, और जब लिमिटिंग से ग्रेटर देन होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक। और काइनेटिक क्या होता है, म्यू के एन। म्यू के की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0.5, और n कितना है आपके पास 20 न्यूटन, तो 0.5 इंटू 20 इक्वल टू 10 न्यूटन। आप कह सकते हैं इस ब्लॉक पर फॉरवर्ड फोर्स है 18 न्यूटन, और बैकवर्ड फोर्स है आपके पास फ्रिक्शन जो 10 न्यूटन। बॉडी विल बी एक्सेलरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आपके पास 2 kg है, तो आप लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 4 मीटर पर। कोई कंफ्यूजन? 2a मास इनटू एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 18 न्यूटन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 10 न्यूटन, इट मींस फोर्स विल बी 8 न्यूटन। ओके। तो 2a इक्वल टू 8, तो a कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड पर अगर हम देखेंगे तो 4 सेकेंड पर आपके पास क्या आएगा, 4 सेकेंड पर एक्सटर्नल कितना हो गया आपके पास, 6 इंटू 4 कितना आ गया, 24 न्यूटन। फिर से पता ही है एक्सटर्नल ग्रेटर देन है किससे, लिमिटिंग से, तो फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक। और काइनेटिक ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, और वो कितना होगा, 10 न्यूटन। तो उस केस में एक्सेलरेशन की बात करूंगा, फॉरवर्ड फोर्स 24 है, बैकवर्ड कितना होगा 10, तो 24 माइनस 10 इक्वल टू 14, तो a कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, अगर यहां से हम ग्राफ की बात करते हैं, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन F एंड फ्रिक्शन। आपको पता है जब तक एक्सटर्नल लिमिटिंग के बराबर नहीं हुआ था तब तक एक्सटर्नल और फ्रिक्शन सेम थे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, जब तक ये लिमिटिंग के बराबर नहीं हुआ था तब तक दोनों क्या थे, एक साथ इंक्रीज हो रहे थे, दोनों इक्वल थे। तब तक क्या था, एक्सटर्नल इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया जो 10 न्यूटन है,
जो लिमिटिंग से 2 न्यूटन कम है। इसका मतलब इससे ज्यादा फोर्स बढ़ती ये एकदम से नीचे गिरेगा और फिर कांस्टेंट हो जाए। और ये वैल्यू आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को। और ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा किसमें? फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के अंदर। मेरी बात क्लियर? लास्ट देखिए, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। आपको पता है जब तक ये इसके बराबर नहीं हुआ था, जब तक 60 इज लेस देन और इक्वल था 12 न्यूटन के, कहने का मतलब t लेस देन था 2 सेकेंड, तब तक एक्सेलरेशन क्या था? जी। और व्हेन t ग्रेटर देन 2 सेकेंड देन फ्रिक्शन क्या हो गया आपके पास? काइनेटिक हो गया, जो कितना है? 10 न्यूटन। देन बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मास 2 इंटू एक्सेलरेशन a इक्वल टू फोर्स क्या है? 60 माइनस 10, तो a इक्वल टू 3t माइनस 5। और कंडीशन क्या है? t इज ग्रेटर देन 2 से। इसका मतलब y इक्वल टू mx माइनस c जैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब आपके पास अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा? जब तक 2 सेकंड से कम या इक्वल था तब तक बॉडी का एक्सेलरेशन क्या था? 0 था। 2 सेकंड तक क्या था? 0 था। और जैसे 2 सेकंड से ज्यादा टाइम होता है उस केस में एक्सेलरेशन इसको फॉलो करेगा। किसको? 60 माइनस 5। तो इसका मतलब जस्ट थोड़ा सा हल्का ऊपर से कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये हल्का सा इससे टच नहीं कर रहा, ऊपर से है। मेरी बात क्लियर? तो उसका हल्का सा t2 से थोड़ा सा आगे ये इस लाइन को फॉलो करेगा और जिसकी स्लॉप क्या होगी? 3t, मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 3 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व हो जाएगा। क्लियर? तो आपको एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, किस तरह से लिमिटिंग होता है, किस तरह से स्टैटिक होता है और किस तरह से बॉडी का एक्सेलरेशन 0 और नॉन 0 होता है। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट, थोड़ा सा मैंने हटा दिया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखना, मान लीजिए आपके पास 2 ब्लॉक है और 2 ब्लॉक के लिए डिफरेंट स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देयर आर 2 ब्लॉक, वन इज 2 kg एंड सेकंड इज 3 kg। यहां पर आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस इक्वल टू 0.6 और म्यू के इक्वल टू 0.5। यहाँ पर म्यू एस इक्वल टू है 0.5 और म्यू के इक्वल टू है 0.4। क्लियर? यहाँ पर फोर्स अप्लाइड है और एक फोर्स यहाँ भी अप्लाइड। ये 20 न्यूटन अप्लाइड है, ये 5 न्यूटन अप्लाइड, राइट? क्वेश्चन है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बोथ एंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड आल्सो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। आपके पास 2 ब्लॉक दिए हैं, बोथ आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड डिफरेंट फोर्सेस अप्लाइड ऑन बोथ एंड्स ऑफ द ब्लॉक। देखिए, सबसे पहले आप इनका लिमिटिंग देखिए। यहाँ पर 20 न्यूटन है और नॉर्मल N1 है, यहाँ पर 30 न्यूटन है और नॉर्मल N2 है। तो
आपके पास फर्स्ट का लिमिटिंग, ये मान लो ए है, ये मान लो बी ब्लॉक, तो लिमिटिंग ऑफ ए कितना हो गया आपके पास? लिमिटिंग ऑफ ए म्यू एस N1, S1 कितना है यहाँ 0.6 इंटू N1 कितना है 20 इक्वल टू 12 न्यूटन। और लिमिटिंग ऑफ बी क्या है? म्यू S2 N2 मतलब 0.5 इंटू 30 इक्वल टू 15 न्यूटन। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम के लिए लिमिटिंग कितना हो गया आपके पास? 27 न्यूटन। देखो सिस्टम एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा उसका फंडा क्लियर है कि अगर सिस्टम पर नेट फोर्स उस सिस्टम के नेट लिमिटिंग से ज्यादा है तो वो एक्सेलरेट होगा, अगर कम है तो वो एक्सेलरेट नहीं होगा। ये फंडा तो क्लियर है। ओके, क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स जो है आपके पास, नेट फोर्स कितना है? बोथ आर इन अपोजिट। इस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट किधर है? 20 - 5 लेफ्ट साइड में है। किधर है ये? लेफ्ट साइड में। क्लियर? इधर है। तो नेट फोर्स जो है आपके पास वो लेस देन है लिमिटिंग ऑफ सिस्टम के लिमिटिंग से कम है। एफ नेट इज 15 न्यूटन, सिस्टम का लिमिटिंग कितना है? 27 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन एट बोथ विल बी स्टैटिक। दोनों पर फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक होगा। और सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये बात क्लियर रख लीजिए। अब यहां पर दो केस बनते हैं, गौर से देखें, दो केस बनते हैं। आप मोशन का एनालिसिस अगर हम 5 न्यूटन फोर्स से करते हैं, इस चीज को गौर से समझना आपके लिए काफी अच्छी बात है। ये बी ब्लॉक था, मैं इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया है और इस बी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था? 50 न्यूटन। 5 न्यूटन इज लेस देन लिमिटिंग ना, तो यहां पर फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और वो कितना होगा? 5 न्यूटन। और टेंशन क्या होगी? राइट? ये गलत मेथड है जो हम कर रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी है आपको। मैंने बी की एक तरफ से मोशन को देखा, 5 न्यूटन और एक्स का लिमिटिंग कितना है? 50 न्यूटन। इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग, तो फ्रिक्शन इसके बराबर होगा। फिर बचा हुआ फोर्स टेंशन में जाएगा, टेंशन क्या होगी? 0। अब ए की बात करें तो एक बात क्लियर होगी कि टेंशन 0 है। तो टेंशन अगर इस साइड 0 है तो डेफिनेटली इधर भी 0 है। इस पर लगने वाला फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। लेकिन यहां फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए और उस पर स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 12 न्यूटन। और अगर ये 12 भी लग जाता है तो ये सिस्टम इधर को एक्सेलरेट हो जाएगा, और अगर सिस्टम एक्सेलरेट होगा तो टेंशन 0 नहीं रहेगी। इसका मतलब ये पूरा कंसेप्ट आपका क्या था? गलत। इसका मतलब आप मोशन का एनालिसिस 5 न्यूटन वाली बॉडी से नहीं कर सकते। तो कहां से करना है? जब ऐसा केस होगा तो आपने दोनों तरफ के लिमिटिंग फोर्स को देखोगे। मेरी बात क्लियर? आप इस तरह से इसे डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? आप दोनों तरफ के लिमिटिंग देखोगे। इसका 12 न्यूटन है, इसका 15 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स देखो, 15 वाले पर 5 न्यूटन है और 12 वाले पर 20 न्यूटन है। और आपको पता है कि सिस्टम एक्सेलरेट नहीं हो रहा। कैसे पता लगा? बिकॉज नेट फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आपको पता है इस बॉडी पर एक्सटर्नल 20 है जो इसके लिमिटिंग से ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? उस ब्लॉक को चूज करोगे जिस पर अप्लाइड फोर्स उसके लिमिटिंग से ज्यादा हो, ना कि उसको चूज करोगे जिस पर अप्लाइड फोर्स उसके लिमिटिंग से कम हो। या 5 है, लिमिटिंग 15, कम है ना। यहां अप्लाइड 20 है और लिमिटिंग 12 है, तो आप किसको चूज करोगे? पहले इस वाले ब्लॉक को। तो जब आप इसका फोर्स का एनालिसिस करोगे, ये मेथड नहीं करोगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट आप ए ब्लॉक को चूज करेंगे। मेरी बात क्लियर ना? तो आपने क्या किया? इस ए ब्लॉक को लेंगे, इस पर फोर्स अप्लाइड कितना है? 20 न्यूटन।
इसका लिमिटिंग कितना है, ये ए ब्लॉक है ना, लिमिटिंग ऑफ ए कितना है 50 न्यूटन। ये आपको क्लियर पता लग गया कि एक्सेलरेशन 0 है, तो जितना फ्रिक्शन है मैक्सिमम उतना स्टैटिक लग जाएगा। तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया आपके पास 15। बट आपको पता है इसका एक्सेलरेशन 0, कैसे, जब सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है तो इंडिविजुअल बॉडी का भी 0 होगा, नहीं होगा यहां। ओके, तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन 0, इधर अप्लाइड 20, इधर कितना है 15, तो रिमेनिंग 5 न्यूटन क्या होगा, टेंशन हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? तो ये 5 न्यूटन क्या होगा, टेंशन होगी। तो आप कह सकते हैं फ्रिक्शन ऑन ए विल बी 15 न्यूटन एंड टेंशन विल बी 5 न्यूटन। अब देखो बी ब्लॉक, बी ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है 5 न्यूटन। टेंशन अगर उधर 5 है तो इधर भी क्या रहेगी 5 न्यूटन, कैंसल टू 5 न्यूटन, देयर इज नो फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन एट बी विल बी जी, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, टेंशन ही इसको बैलेंस कर देगी। अगर यहां 6 न्यूटन होता देन आप कह सकते थे फ्रिक्शन विल बी 1 न्यूटन, क्योंकि टेंशन 5 न्यूटन होगी। मेरी बात क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले नेट एक्सटर्नल फोर्स पता करोगे, वो कितना आया था 50 न्यूटन। अब वो चेक करोगे कि पूरे सिस्टम के लिमिटिंग से ज्यादा है या कम है, और अगर वो उस लिमिटिंग से कम है तो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं होगा, और अगर वो ज्यादा है तो सिस्टम एक्सेलरेट होगा। अब आप कहोगे कहां से अप्लाई करें, कोई कहने की बात नहीं है। व्हेन सिस्टम विल बी इन एक्सेलरेशन मोशन, आप उस केस में मोशन की डायरेक्शन से आराम से देख सकते हैं, दोनों का फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, और काइनेटिक ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कौन नहीं रहता, स्टैटिक, ये अलग अलग हो सकता है। ओके, इसलिए स्टैटिक में ये प्रॉब्लम आएगी, काइनेटिक के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी बात क्लियर? अगर ये फोर्स दोनों का मिलाकर के 27 से ज्यादा होता, मान लो 30 होता, तो उस केस में क्या होता, सिस्टम ज्यादा फोर्स की ओर एक्सेलरेट हो जाता। मान लो यहाँ 30 लेफ्ट राइट आ जाता फॉर एग्जांपल, तो ये राइट में मूव कर देता, उधर को एक्सेलरेशन होता, फ्रिक्शन काइनेटिक जो क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसे स्ट्रिंग वाला, आपके पास फिर से 2 ब्लॉक हैं और वो दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, और उन ब्लॉक्स पर एक फोर्स लग रहा है, राइट। आपको स्ट्रिंग में टेंशन पता करनी है और फ्रिक्शन फोर्स पता करना है। मेरी बात क्लियर? देखिए आपके पास ये 2 ब्लॉक है, वन इज ऑफ 2 kg एंड सेकेंड इज 3 kg, राइट। यहां पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस इक्वल टू 0.6 एंड म्यू के इक्वल टू 0.5। यहां पर आपके पास म्यू एस इक्वल टू 0.5 और म्यू के इक्वल टू 0.4। ये आपके पास फोर्स अप्लाइड है F, और F इक्वल टू आपको दिया है 9T। मेरी बात क्लियर? आपको पता क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन फोर्स on each block and acceleration of system at number 1 t equal to 2 second या 1 second, number 2 t equal to 2 second, t equal to 3 second and t equal to 4 second। 4 क्वेश्चन है आपके पास, ईच के अंदर 3 है, टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे फ्रिक्शन फोर्स, आपसे एक्सेलरेशन और आपसे टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा गया है। क्लियर? ये मान लो ए ब्लॉक है, ये मान लो क्या है बी ब्लॉक। ए के लिए आप जानते हो इसकी नॉर्मल क्या हो जाएगी 20,
तो मैं ए का अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन ए क्या हो गया, कॉफिशिएंट 0.6 था, ये 20 है, तो कितना आ गया आपके पास 12 न्यूटन आ गया। क्लियर ना? इस पर नीचे को 20 न्यूटन, ऊपर को नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू 20, स्टैटिक कॉफिशिएंट 0.6। अगर मैं बात करूं लिमिटिंग ऑफ बी 0.5 इंटू कितना है 30 इक्वल टू कितना हो गया 15 न्यूटन। आपके पास लिमिटिंग ऑफ सिस्टम कितना हो गया, सिस्टम का लिमिटिंग कितना है 27 न्यूटन। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, जब तक एक्सटर्नल फोर्स 27 न्यूटन से ज्यादा नहीं होता तब तक पूरा सिस्टम एक्सेलरेट नहीं होगा और तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक ही रहेगा। मेरी बात क्लियर? अब देखो 27 कब होगा, 3 सेकंड तक। इसका मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड पर फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, काइनेटिक नहीं होगा। देखिए जब t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात की है तो F कितना हो गया 9 न्यूटन, विच इज लेस देन द लिमिटिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम के लिमिटिंग से लेस है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा और फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। राइट? अब इस केस में अपन जिस पर फोर्स अप्लाइड है उसी ब्लॉक को लेंगे। वहां दोनों पर अप्लाइड था तो किसको लेना है, जिस पर अप्लाइड फोर्स उसकी लिमिटिंग से ज्यादा था उसको चूज किया था। लेकिन यहां पर एक ही पर अप्लाइड है तो आप उसी ब्लॉक को लेंगे। तो पहले अपन बी को चेक करें। बी पर फोर्स कितना है 9 न्यूटन और ये 9 न्यूटन जो फोर्स है ये बी के लिमिटिंग से कम है। टोटल से तो है ही है, ये बी के लिमिटिंग से भी क्या है, कम है। और जब बी के लिमिटिंग से कम है तो यह फ्रिक्शन पहले आएगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल और वो कितना होगा 9 न्यूटन। तो इसका मतलब टेंशन क्या होगी 0। एक्सेलरेशन आपको पता ही है क्या था 0। मेरी बात क्लियर? अब ए का देखें, ए ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स कौन है, टेंशन, विच इज इक्वल टू when there is no external force then there is no friction। तो आप कह सकते हैं यह फ्रिक्शन Fa क्या होगा। इसका मतलब B पर फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा 9 न्यूटन और A पर क्या होगा 0। दोबारा देख लीजिए, एक्सटर्नल इक्वल टू 9 न्यूटन विच इज लेस देन द लिमिटिंग ऑफ B। B का लिमिटिंग कितना था 15। सिस्टम के लिमिटिंग से तो कम है ही है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ये बात क्लियर है। मेरी बात क्लियर? लेकिन ये फोर्स इसके लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब ये फोर्स और फ्रिक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगी, बॉडी मूव कर सकने की कंडीशन में नहीं है। अभी जहां पड़ी है वहीं पड़ी है, तो स्ट्रिंग के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं आया। मेरी बात क्लियर? तो टेंशन 0। अब ए पर लगने वाला फोर्स तो ओनली क्या होगा, टेंशन ही होगा। और जब टेंशन 0 तो यहां पर लगने वाला फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दूसरा देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड, आप कह सकते हैं F कितना हो गया 18 न्यूटन और ये 18 न्यूटन लेस देन है किससे, लिमिटिंग ऑफ सिस्टम। ये पूरे सिस्टम के लिमिटिंग 27 से कम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो फ्रिक्शन दोनों पर क्या होगा, स्टैटिक। अब देखो मैं बात करूंगा बी की। बी पर अप्लाइड फोर्स कितना है 80 न्यूटन और बी का लिमिटिंग कितना था 50 न्यूटन था। लिमिटिंग कितना था उसका 15 न्यूटन। लेकिन आपको पता है एक्सेलरेशन 0 है, फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग के बराबर हो जाएगी, मतलब कितनी 15। मेरी बात क्लियर? सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है, अप्लाइड 18 है, which is greater than the limiting of B, therefore friction will be static and equal to limiting friction। अब रिमेनिंग क्या होगा, टोटल 18 न्यूटन है, बैलेंस के लिए चाहिए। इट क्रिएट ए टेंशन और वो टेंशन क्या हो जाएगी 3 न्यूटन हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? ये 18 न्यूटन है, यहां पर क्या है 3 न्यूटन हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए अगर मैं ए की बात करूं, T इक्वल टू 3, राइट? और 3 न्यूटन इज लेस देन द लिमिटिंग ऑफ A विच इज इक्वल टू 12 न्यूटन।
इसका मतलब ए पर लगने वाला फ्रिक्शन भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, और वो कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। ऐसे ही जब आप 3 सेकंड का करोगे तो 3 सेकंड पर आपके पास क्या आ गया, 27 क्या होगा, इक्वल टू सिस्टम होगा, तो यहां पर फ्रिक्शन 15 न्यूटन ही रहेगा। ये 27 था, रिमेनिंग 12 किस में चला जाएगा, टेंशन में। यहां 12 तो यहां फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, अब मैं लास्ट पॉइंट इसका 4 सेकंड पर देखता हूं। जब हम 4 सेकंड की बात करेंगे तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर क्या होगा आपके पास, t इक्वल टू 4 सेकंड, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर आपके पास f इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 9t था, तो 9 इंटू 4 36, विच इज ग्रेटर देन लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी सिस्टम। सिस्टम के लिमिटिंग से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, सिस्टम एक्सेलरेट होगा, और जब सिस्टम एक्सेलरेट होगा उस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। यहां पर 36 न्यूटन है, और जब सिस्टम एक्सेलरेट होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि A पर फ्रिक्शन काइनेटिक और B पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट होंगे। क्या होंगे, FA काइनेटिक, काइनेटिक के लिए कोफिशिएंट क्या है A का, 0.5 इंटू नॉर्मल कितना है 20 इक्वल टू 10 न्यूटन। FB देखिए कोफिशिएंट कितना है 0.4 इंटू 30 इक्वल टू 12। तो यहां के फोर्स पता लग गए, ये टेंशन पता है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। पूरे सिस्टम के लिए आप क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स 36, टेंशन कैंसल टू टेंशन, अपोजिट क्या है, ये दोनों हैं, क्या है ये 10 और 12, बाय टोटल मास कितना है 2 + 3, तो 36 माइनस 22 बाय 5, तो आपके पास ये कितना हो गया 14/5 मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी एक बॉडी से देख लीजिए, मान लो मैं ए से देख लेता हूं, ए से क्या लिख सकता हूं 2a, ए क्या है एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है t, माइनस अपोजिट फ्रिक्शन कितना है 10, तो t इक्वल टू क्या आ गया 2a, मतलब 14/5 प्लस 10। ओके, तो ये हो गया आपके पास 28 + 50/5, 78/5 न्यूटन हो जाए। मेरी बात क्लियर। तो आपने इस तरह से फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, बाकी अपन कल की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।